हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर मोशन और उसके कुछ टॉपिक जैसे रेस्ट और मोशन क्या होते हैं, कैसे वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है और पॉसिबल डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये पुराने लेक्चर को, जो पहले लेक्चर इसमें हमने रिकॉर्ड किया है, उसी को रिलेट करते हुए ये उसके आगे का एक लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज, कैसे उनको लिखते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, और उसमें हमने थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया दिया था। अब मोशन को हम डिफाइन करने वाले हैं। जब भी आप ये कहते हैं व्हेनेवर यू से समथिंग इज मूविंग, देन यू मस्ट टेल अबाउट रिलेटेड टू विच समथिंग इज मूविंग। ये आइडिया बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टीन का था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब उन्होंने दी, कि उन्होंने कहा रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, आप एक के बिना दूसरे को डिफाइन नहीं कर सकते, दे आर रिलेटिव। और इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल जो बनता है दिमाग में कि वी एवरीबडी वी आल लिव ऑन द अर्थ। हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो हर एक सेलेस्टियल बॉडी सन को जो है अराउंड करती है, घूमती है। हमारी अर्थ है ये, हम इस पर रहते हैं। एक कमरे में हम बैठे हैं और आप बैठे हैं, तो हमारे रिलेशन में ना आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। सपोज करते हैं हम 12 बजे एक साथ बैठे थे, 2 बज गया, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी ना आपने पोजीशन अपनी चेंज करी, ना हमने अपनी पोजीशन चेंज करी। चेस गेम देखा है आप लोगों ने? जब कॉम्पिटिटिव चेस कंपटीशन होता है, वहां घंटों चेस प्लेयर्स बैठे रहते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में क्या है? ये इसके रिस्पेक्ट में और ये इसके रिस्पेक्ट में किस पर है? रेस्ट पर, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पर मान लेते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई साइंटिस्ट बैठा है और वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के, तो व्हाट विल ही सी कि अर्थ तो स्पिन कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट भी, और रोटेट भी कर रही है सन के अबाउट। ठीक है, तो हर बार क्या वो देखेगा, और ये भी चलना, इसको क्या दिखाई देगा कि अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो ये लोग भी अर्थ पर रोटेट कर रहे हैं, अर्थ के साथ मोशन में है। तो जो ऑब्जर्वर इस फ्रेम के बाहर है, इसको हम कह देते हैं ऑब्जर्वर। उसके लिए वही इवेंट जो ऐसे किसी ऑब्जर्वर के लिए जो ऑलरेडी अर्थ पर थे, उसी कमरे में थे, उनके लिए वो रेस्ट पर था। और जब ऑब्जर्वर उस फ्रेम से बाहर है तो ये चीज किसमें हो गई? मोशन पे। तो ये कहा गया कि जब भी आप whenever you define rest and motion, you have to tell where is the observer related to what something is going, something is at rest। किसके रिस्पेक्ट में कोई चीज चल रही है, किसके रिस्पेक्ट में कोई चीज रुकी हुई है। चलने का सिंपल सा मतलब ये है मोशन का कि कोई भी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ अगर चेंज होती है, दैट बॉडी विल सेट टू बी इन मोशन रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट। मान लेते हैं घर से गए किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपने किसी रिलेटिव को ड्रॉप करने। ठीक है, हम किसी अपने रिलेटिव को ड्रॉप करने गए हुए हैं। ठीक, तो हमने देखा कि हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, ट्रेन आई बड़ी सी। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। बड़ी सी ट्रेन आई और उसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट थे। ठीक है, ये ट्रेन जैसी तो नहीं लग रही है, पर आप मान लीजिएगा आपने अपने रिलेटिव को टाटा बाय बाय किया, ट्रेन जानी शुरू हो गई। ठीक है, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, पहले ये पोजीशन ए पे थी, अब बी पर आई, फिर आगे बढ़नी शुरू हुई, सी पर आई, फिर आगे बढ़नी शुरू हुई, पर आप वहीं के वहीं उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। और वो प्लेटफॉर्म भी कहाँ है? रेस्ट पर है, वो भी नहीं चल रहा है। चल क्या चीज रही है? ट्रेन। तो आप देखेंगे कि जो भी आपके रिलेटिव इसके अंदर बैठे हैं, ऐसे टाटा बाय बाय जब आप करेंगे
तो उनकी पोजीशन लगातार क्या है, आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, आपके रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक, तो जब पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेन एक टाइम पर अलग पोजीशन पे थी, एक टाइम पर अलग पोजीशन पे थी, अगले टाइम पर अलग। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ट्रेन हर एक मोमेंट पर अलग अलग पोजीशंस पर थी। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो ट्रेन क्या है, मोशन में। क्या है, मोशन में, क्योंकि इसकी लोकेशन टाइम के बढ़ने के साथ साथ चेंज हो रही है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। अब उल्टा इस ट्रेन के अंदर बैठा एक बच्चा प्लेटफॉर्म को देख रहा है, प्लेटफॉर्म रेस्ट पर है, ट्रेन जा रही है, तो ये ऐसे फ्रेम में बैठा हुआ है जो मूव कर रहा है। फ्रेम कैसा है, मूव कर रहा है, ये लगातार अपनी डिस्टेंस चेंज कर रहा है, यानी प्लेटफॉर्म से इसकी डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही। तो उसे लगेगा कि जो हमको सी ऑफ करने आया है वो पीछे जा रहा है, जबकि वो क्या है, रेस्ट पर। तो इसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर किसी ऐसे ऑब्जर्वर को जो प्लेटफॉर्म पे उसको सी ऑफ कर रहा है, उसको लगेगा वो पीछे जा रहा है, प्लेटफॉर्म भी पीछे जा रहा है। जबकि जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको ये लग रहा है कि तुम आगे जा रहे हो, लग क्या रहा है, तुम तो जा ही रहे हो ट्रेन के साथ। लेकिन अब इस केस को थोड़ा और क्रिटिकल करते हैं। एक कंपार्टमेंट में उसी चलती ट्रेन में आमने सामने की बर्थ पे गुप्ता जी और मिश्रा जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुप्ता जी बैठे हुए हैं, गुप्ता जी के लिए जी लिख लेते हैं और मिश्रा जी के लिए एम। और ये जा रही है वंदे भारत। कौन सी जा रही है, आजकल वंदे भारत चल रही है, झमाझम जा रही है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये बताइए कि गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों चल रहे हैं, रेस्ट पर हैं कि मोशन में है। तो ये सवाल इनकम्प्लीट है तब तक जब तक हम ये ना कहें कि भैया इनको देखने वाला कौन है, कि ऑब्जर्वर कहाँ है, कौन है। अगर इन्हीं के पास साइड बर्थ पर द्विवेदी जी बैठे हुए हैं तो उनके लिए क्या है, मिश्रा जी भी उसी जगह पे हैं, गुप्ता जी भी उसी जगह पे हैं। ट्रेन कितनी भी तेज चले, कंपार्टमेंट में वो सीट फिक्स है, वो पर्टिकुलर कैबिन फिक्स्ड है, दोनों की पोजीशन इनके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, या इनके रिस्पेक्ट में इनकी नहीं हो रही, इनके रिस्पेक्ट में इनकी नहीं हो रही। तो ये दोनों लोग क्या है, रेस्ट पर। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर इनको इन्हीं के फ्रेम में देखता है उसके लिए ये रेस्ट पर है। अब सोचो, कोई बंदा बेचारा बाहर है, खेत में भैंसिया चरा रहा है, ठीक है, वो जाती हुई ट्रेन को देखता है, तो उसको क्या लगेगा, ट्रेन भी जा रही है, गुप्ता जी भी भाग रहे हैं, मिश्रा जी भी भाग रहे हैं और द्विवेदी जी भी भाग रहे हैं। तो ऑब्जर्वर अब कहाँ है, उस फ्रेम से बाहर। ऑब्जर्वर कहाँ है, उस फ्रेम से बाहर। यहां ऑब्जर्वर कहाँ था, उस फ्रेम के अंदर। तो ऑब्जर्वर की पोजीशन ये डिसाइड करेगी कि कोई चीज उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है या रेस्ट पर है। तो इसलिए जब ये रिलेशन आ गया तो कहा गया कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। आप सोलली उनको डिफाइन नहीं कर सकते, एक ही जो तरीका है उससे आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अलग अलग करके इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। तो समथिंग which is moving relative to some an observer, that is its position is changing as the time passes, is said to be in motion। ठीक है, और इसी का उल्टा, if the position of something is not changing as the time passes relative to some observer, then that body or that thing is at rest। ठीक है, वापस चलते हैं अपने कंटेंट पर और कंटेंट देखते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। ये देखिए, इस टेबल को हमने लास्ट टाइम पे एग्जाम्पल पे लिया था। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है से ये ऊपर वाला ले लेते हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है ये जो साइकिलिस्ट है इसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, कैसे चेंज हो रही है, जब टाइम 0 था तो ये 0 पर था, टाइम 1 सेकेंड और इसने ले लिया,
ठीक है, ये 2 पर पहुंच गया पोजीशन, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में। 2 सेकंड के बाद ये 4 किलोमीटर पे पहुंच गया, 3 पे 6 किलोमीटर पर। फिर इसने टर्न बैक किया, इसने 3 सेकंड पर जब वो 6 किलोमीटर पर था घूमा, फिर अगले चौथे सेकंड में 4 सेकंड में 4 किलोमीटर पे उल्टा वापस आ रहा है। पहले उधर गया था, अब इधर से लौट रहा है। फिर अगले 5 सेकंड में ये 2 पे पहुंच गया, फिर अगले 6 सेकंड में वापस 0 पर। यानी 6 सेकंड में, सॉरी 3 सेकंड में ये 6 किलोमीटर कवर किया और वापस फिर लौट आया। ठीक है, तो देखिए जाते समय क्या था इस मोशन में, जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन भी 0 थी, जब टाइम 1 था तो उसकी पोजीशन 2 किलोमीटर पर थी, 2 किलोमीटर, जब टाइम 2 था तो उसकी पोजीशन 4 किलोमीटर पर थी, और जब टाइम 3 था तो उसकी पोजीशन 6 किलोमीटर पर थी। तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, आप इन सारे किलोमीटर्स को एड अप कर दीजिए। अब हम बेसिकली इससे क्या रिलेट करने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। इसको पढ़ने के लिए आपको स्केलर और वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। एक रिव्यू ले लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन का सेंस उसमें नहीं होता है। जैसे स्पीड, ठीक है, वर्क, एनर्जी, ये सारी किसमें आती हैं, स्केलर क्वांटिटीज में। हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वी आर ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, मतलब हाउ मच, वो है कितनी। मास वो भी क्या है, स्केलर, ठीक है, 2 kg की डायरेक्शन नहीं है, ठीक। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, एक्चुअल लेंथ दो पॉइंट के बीच की क्या है, आप टोटल कर लीजिए, आपने जो भी ट्रेवल किया उन सबका टोटल डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इनका डिस्प्लेसमेंट। कोई चीज यहां से उठ के यहां आ जाए, तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, इनके बीच का जो गैप है वही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो एक बार ये यहां से चली, मान लेते हैं ये 5 मीटर है इसका डिस्टेंस, और यहां से चल के फिर वापस आ जाए, यानी जाने में 5 मीटर कवर किया, वापस फिर अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंच गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि एक बार आप प्लस में गए 5 और दूसरे में आप रिटर्न होके आए 5, यानी ये क्या हो गया, 0। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस डायरेक्शन बेस्ड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बेस्ड है। इस चीज को यहां से रिलेट करिए। ये साइक्लिस्ट जब चलना शुरू किया और वापस जब अपने इनिशियल स्टेज पर पहुंचा, तो इसने इस नंबर एक्सिस के इधर जाना शुरू कर दिया। अब देखिए 6 सेकंड पर 0 था, पर अगले ही 7 सेकंड पे उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड थी वो कितनी हो गई, -3 किलोमीटर। ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन हमको नंबर लाइन से देखनी है जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन इन 1D की बात कर रहे होते हैं, ठीक। ये इधर चलना शुरू कर दिया, तो जब किसी बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाते हैं आफ्टर कवरिंग द डिस्प्लेसमेंट, तो वो बॉडी वापस वहीं आ गई, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन उसने कवर टोटल लेंथ करी है 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई 10 मीटर, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस क्या हो गए, सेम। इनिशियल पोजीशंस और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, आप इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमने बात कही कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डेफिनेशन दोनों की पढ़िए कि हमने कहा द एक्चुअल लेंथ, वास्तविक दूरी क्या है जो हम कवर करने वाले हैं बाय ए मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। लास्ट टॉपिक ये हम कवर कर चुके थे, ये वाला टॉपिक, फिर भी हमने बता दिया, इट हैज नो सेंस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब लेक्चर के बिगिनिंग में जो हमने बात कही कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, वो पूरा यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया हुआ है कैसे वो रिलेटिव है। मोशन ऑफ ए ट्रेन हमने एग्जाम्पल ले रखा है। अब
कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वन डायमेंशनल मोशन को, वो साइक्लिस्ट का एग्जाम्पल लिया हुआ है। टाइम के साथ किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो बॉडी किसमें है, सोच के बताइए। यानी ये टेबल किसको डिनोट करती है, मोशन। टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो बॉडी कहाँ है, मोशन में। ठीक है, तो मोशन जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ है और उसकी रिलेटिव पोजीशन कहाँ है। ठीक है, अब इसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो बात हम कह रहे थे, एक्चुअल लेंथ और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इस बात को थोड़ा सा हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आप किसी फर्म में काम करते हैं और आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, और आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है कि 10 रुपीज पर किलोमीटर। आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आने जाने का 10 रुपए मिलता है पर किलोमीटर के हिसाब से। आपके कंपनी के सेठ ने कहा भैया यहाँ चलो, ऐसा करो, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि लखनऊ से चलो और दिल्ली चले जाना जरा तुम, और फला फला फर्म में ये काम करके वापस चला आना। तो लखनऊ से दिल्ली का डिस्टेंस हम मान के चलते हैं, राउंड ऑफ करके चलते हैं, 500 किलोमीटर है। यानी इनिशियल पोजीशन लखनऊ है, फाइनल पोजीशन दिल्ली है, इनके बीच की जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो क्या है, 500 किलोमीटर। आपने दिमाग लगाया कि भाई 10 रुपए पर किलोमीटर के हमको मिल रहे हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे दिल्ली ना जाए, हम थोड़ा सा घूमते हुए जाएं, यहाँ से आगरा निकल जाए, मथुरा निकल जाए, वृंदावन निकल जाए, फिरोजाबाद निकल जाए और इटावा होते, मैनपुरी होते हुए फिर दिल्ली जाए। इस 500 को तुमने 1500 बना लिया। टोटल डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी कवर करी, 1500 किलोमीटर, और तुमने अपना बिल बना लिया। 1 किलोमीटर का कितना था, 10 रुपी, तो 1500 किलोमीटर का सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई, तो एक जीरो और बढ़ा लो, 15,000 रुपए तो तुम्हारा ट्रेवल अलाउंस हो गया। ये डिस्टेंस कवर करी। पर सेठ तुम्हारा होशियार था, उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था। तुमने 15,000 का बिल लगाया, उसने कहा नहीं भाई ये बिल नहीं मानेंगे, ये तो तुमने डिस्टेंस कवर करी, हमने तुमसे कहा लखनऊ से दिल्ली जाओ, शॉर्टेस्ट रूट से, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, और जो कितनी है 500 किलोमीटर। तो भैया तुम्हारा ट्रेवल अलाउंस हुआ 500 इंटू 10, 5,000 रुपीज। तो एक्स्ट्रा तुम्हारे कितने खर्च हो गए, 10,000 रुपए। तो फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ऐसे ही फिजूल खर्चियां आप करते रहेंगे और आपका बिल पास नहीं होगा। जैसे इस बंदे का, इस लड़के का, इस बच्चे का नहीं हुआ और इसका घाटा हो गया सीधा सीधा 10,000 रुपए का। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, एक्चुअल लेंथ जो भी हम कवर करते हैं उस सबका सम अप कर दो, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स का, वो है उसका डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखिएगा इस एग्जाम्पल से। जैसा आप पढ़ सकते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ थ्रू विच ए बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड ऑफ द बाय द बॉडी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने शुरू में ही कहा था कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को एमकेएस या एसआई सिस्टम में मीटर में कवर करते हैं और सीजीएस में सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात हो चुकी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में क्या होती है किसी बॉडी के, जिसको जाना है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, क्योंकि आपने कह दिया कि यही रूट शॉर्ट है तो आपको डायरेक्शन बाउंडेशन हो गई, और डायरेक्शन बाउंडेड क्वांटिटीज को ही हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो जानी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ स्पीड, जो डिस्टेंस थी वो स्केलर क्वांटिटी थी, उसमें डायरेक्शन की कोई बाउंडेशन नहीं थी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल ये ले लेते हैं, और जो डिस्टेंस के लिए SI यूनिट है वही डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट है। अब छोटा सा एक कंपैरिजन करके देखते हैं इस टेबल से कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या। कभी कभी ये शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, 9th क्लास के पेपर में, आप ध्यान से देखिएगा कि डिस्टेंस बेसिकली क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। और ये एक्चुअल है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट।
और शॉर्टेस्ट के लिए डायरेक्शन होती है, यानी ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर, और ये वाली वेक्टर। यानी डायरेक्शन किसके साथ एसोसिएटेड है, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और डायरेक्शन किसके साथ नहीं एसोसिएटेड है, डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस हमेशा सम अप होता है, टोटल होता है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और पीछे एग्जाम्पल में देखा, ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, मूविंग बॉडी के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मूविंग बॉडी के लिए जीरो होता है। कहावत में लौट के बुद्धू घर को आए, इसका मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। जहां से शुरू किए वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, पर ये घूम घाम के आए हैं, तो इन्होंने डिस्टेंस कवर की है। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम देखना चाहते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यह है हमारे सामने एक सर्कुलर साइकिल ट्रैक है जिसकी सरकमफ्रेंस दी हुई है। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी सरकमफ्रेंस हमने दे रखी है। सरकमफ्रेंस का मतलब ये जो सर्किल के बाहर बाहर की लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली, इसको पूरा जो है ये सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। ये सीधा सीधा जो डिवाइड कर रहा है ये वर्टिकल डायामीटर है। ये क्या है, दो डायामीटर होते हैं किसी सर्किल के, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ वर्टिकल दिख रहा है। एक साइकिल ट्रैक पर, सर्कुलर साइकिल ट्रैक जिसका सरकमफ्रेंस 314 मीटर है, ठीक है, और ए बी इसका डायामीटर है। एक साइक्लिस्ट ने चलना शुरू किया ए से बी अलोंग द सर्कुलर पाथ, और उसकी वेलोसिटी थी 15.7 मीटर पर सेकेंड। इस हमें यह निकालना है कि इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी। दूसरा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर ये साइक्लिस्ट ए से शुरू होकर बी पे रुक गया तब तो डिस्प्लेसमेंट है, अगर बी से शुरू होकर फिर वापस ए पे चला गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या है, हमें सरकमफ्रेंस दी हुई है। सरकमफ्रेंस कितनी दी हुई थी, 314। कितना, 314। अब इसको देखिए क्या करना है। डिस्टेंस बेसिकली क्या है, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कर दें हम अगर हो सकता है, इस डायग्राम को आप देखेंगे तो ये आधी ही सरकमफ्रेंस ट्रेवल कर रहा है। पूरी कितनी होती है, 2 पाई आर, आधी कितनी हो गई, पाई आर प्लस पाई आर, तभी तो 2 पाई आर होगी। तो इसने कितना ट्रेवल किया, सरकमफ्रेंस का आधा। वैल्यू क्या दी हुई है सरकमफ्रेंस की हमको, 314। तो हमने क्या किया, 314 को यहां पर इस फार्मूले में रख दिया। देखिए, एक मिनट क्लीन कर दें, ये बड़ी दिक्कत है, सेलेक्ट करना है। ठीक, हमने क्या किया, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, सरकमफ्रेंस अपॉन 2। डिस्टेंस ए से बी में कितनी ट्रेवल करी, सरकमफ्रेंस अपॉन 2। सरकमफ्रेंस की वैल्यू 314 डिवाइड कर दिया 157। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आपने सर्किल देखा ए से बी आना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, तो आपको यहां से यहां तक का गैप देखना है, यानी ये क्या हो गया, इसका डायामीटर, ठीक है। और डायामीटर हमेशा रेडियस का कितना होता है, डबल, यानी r प्लस आर 2r। अब हमें केवल और केवल इसकी सरकमफ्रेंस दी हुई है, तो गिवन डेटा से कैसे सॉल्व करें। इस इक्वेशन में 2r में, यानी डबल ऑफ डायामीटर, रेडियस डायामीटर, पाई से मल्टीप्लाई करिए और पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर बन जाएगा 2 पाई आर अपॉन पाई, और 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, इसकी वैल्यू दी हुई है 314, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं। डेसिमल हटाइए, ऊपर लगाइए 2 जीरो, 100 आ जाएगा। ये आ गया। डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है, तो इसको ऐसे ले लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये नॉर्थ से किधर डायरेक्टेड है, साउथ। कहा जा रहा है ये टुवर्ड साउथ। ये याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स में काम आएगा। अगला एग्जाम्पल भी इसी पर बेस्ड है, दिस वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। आप उम्मीद है कि आप करके देखिएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और
लगातार इसको पढ़ते रहिए, बहुत प्योर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। यही सारी चीज़ें आपकी 11th क्लास में थोड़ा सा एक हायर अप लेवल पे पहुंच जाती हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए, पुराने लेक्चर्स भी देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस। हैव ए गुड डे।